हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th फिजिक्स का जो आज एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो रहा है, बिहार बोर्ड द्वारा जो आयोजित किया गया है, उस एग्जाम के फिजिक्स के पेपर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी का सोल्यूशन देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का प्रत्येक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया है 12th फिजिक्स बिहार बोर्ड, यानी बिहार बोर्ड का जो आज फिजिक्स का एग्जाम हुआ है, ये लिखा गया फर्स्ट टर्म एग्जाम 23 अगस्त, यानी आज 23 अगस्त है। उसी की बात कर रहे हैं बीबी आंसर की, यानी बिहार बोर्ड बाबा के द्वारा जो बिहार बोर्ड के एग्जाम का पेपर है उसका आंसर की बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। तो हम जानते हैं किसी वस्तु उपस्थित आवेश का मान क्या होता है, Q बराबर NE। पढ़े चलो आवेश क्वांटम फिर तो उसमें पढ़े चलो। अब इस पर न्यूनतम आवेश, इस N का न्यूनतम मान कितना होगा, 1 होगा। तो जब इस पर 1 लेंगे, यदि 0 हुआ तो N आवेश खत्म हो गया। लेकिन न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, जब N का मान 1 तो Q का मान है E। तो E का मतलब क्या होता है 1.6 10 टू पावर माइनस 1 स्क्वायर कहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो क्या करेंगे, सिटी करेंगे। क्या करेंगे, सिटी करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग के 3 सिरों पर, ध्यान देंगे, एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए। तो यहाँ तक पढ़ के हमें क्या मिला, एक वर्ग का बात किया तो एक वर्ग बना लेंगे 3 सिरों पर। चलिए एक सिरा यहाँ पर मान लेते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 सिरा हो गया। समान आवेश रखे गए, मान लीजिए आवेश Q है, यहाँ Q है और यहाँ Q है। तीनों आवेश का मान क्या है, समान है। यदि Q1 Q2 के बीच बल F1 लग रहा है, अब इसको 1 मान लिया है, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो Q1 Q2 के बीच, यानी इसके बीच जो बल लग रहा है उस बल को क्या लिखा गया, F12। फिर बोल रहा है Q1 Q3 के बीच, Q1 Q3 इसके बीच जो बल लग रहा है उसे क्या बोला गया, F13। जैसे कि हम क्वेश्चन देख पा रहे, लिखा गया है F13। तो F12 इसका मान निकालना है, F12 बटा F13 का मान ज्ञात करो। ओके, चलिए तो आपको ये अनुपात निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना, जो निकालने से भिड़ेंगे। अनुपात नहीं है, बटा है तो बटा दे देंगे। यहाँ पर लिखेंगे F12 का मान है, लिखेंगे F13 का मान। अब जब ये वर्ग है, वर्ग तो वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर होता है। अब ये बल निकालने के लिए आपको ये वाला दूरी चाहिए, तो इस दूरी को हम कुछ मान लेते हैं। चलिए इस दूरी को मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं, R। जब ये दूरी R है तो ये भी क्या होगा, R। ये भी क्या होगा, R। ये भी होगा। तो ये दूरी चाहिए R, तो ये वाला क्या होगा, तो हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2R। लिखते हैं √2R, क्या लिखते हैं यहाँ पर √2R। चलो अब सॉल्व करते हैं। F12 यानी इसके बीच का बल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 हो जाएगा यहाँ पर Q1 Q2। तो Q1 का मान Q, Q2 का मान Q, तो Q इंटू Q आ गया, बट दूरी का स्क्वायर। दूरी कितना है बाबू, R है, तो यहाँ लिखेंगे R²। अब इसके बीच बल निकालना है, इसको और इसके बीच, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर K, इसका आवेश Q, इसका भी आवेश Q, तो Q इंटू Q। अब बटा दूरी, तो बताइए दूरी कितना है, √2R है ना, तो √2R का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करने आंसर आ जाएगा। तो K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल। अभी नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर, तो यहाँ देखिए यहाँ R² है, R², नीचे वाला पूरे ऊपर आएगा, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, और R का स्क्वायर R², कितना आ गया, 2। देखिए ऑप्शन में दिया है 2, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, क्या करेंगे, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए तेरा है क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर K परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का मतलब क्या हुआ, अपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी यहाँ पर दिया गया K परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल क्या होगा। चलिए तो दो आवेश से मानते हैं, Q1 आवेश से और यहाँ Q2 आवेश से, दोनों के बीच मान लेते हैं हवा था। अब हवा नहीं है, अब क्या कर दिए, माध्यम यहाँ क्या डाल दिए, एक माध्यम। इस माध्यम का परावैद्युतांक यानी अपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन का मान कितना दिया है, K दिया, कितना दिया है, K। तो K परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाता है तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल क्या होगा। अब हम जानते हैं आकर्षण बल यानी F का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला पढ़े लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब लगाते हैं, जब आवेश निर्वात में है, परंतु अब यहाँ पर आवेश निर्वात में नहीं है, एक माध्यम आ गया, तो जब इसके बीच एक माध्यम आ गया तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से गुणा करा देंगे, यहाँ होगा Q1 Q2/R²। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में एप्सिलॉन आर का मान कितना दिया, K, तो क्या हम यहाँ पर K लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे K, यहाँ क्या लिख देंगे K। ओके, तो इसका मतलब जो बल है, बल किस पर डिपेंड कर रहा है, 1/K पर। तो हम लिख सकते हैं F समानुपाती 1/K, यानी F K का व्युत्क्रमानुपाती है, तो किस हमेशा लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू K का पावर -1। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ क्या देखिए, तो क्वेश्चन दिया गया उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ऑप्शन ए K गुना कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, K गुना बढ़ जाएगा, फिर दिया K इनवर्स गुना बढ़ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ क्या हो जाएगा, K इनवर्स गुना, यानी इसका मतलब ये जो बल है क्या हो जाएगा, K इनवर्स गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। डी क्या डी कर देंगे यहाँ पर, डी टी कर देंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु में R त्रिज्या की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ओके,
इनके मध्य कूलम बल F है। अब देखिए ये कोई मान हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ पे इसका नाभिक है, अब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन, ये वाला है इलेक्ट्रॉन जो इस तरह मानते हैं चक्कर लगा रहा है px। ओके, अब ये वाला क्या होता है, तो यहाँ से दूरी दिया, क्या दिया दूरी, चलिए इस दूरी को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं। अब बताइए हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु के केंद्र में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा एक प्रोटॉन होगा, तो एक प्रोटॉन का बेस कितना होगा ई होगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन का बेस उतना ही प्रोटॉन का बेस, प्रकृति अलग अलग होती है। ओके, तो ई होगा और इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का माइनस में होगा प्लस में होगा, ठीक है, परंतु मात्रा दोनों क्या हो सेम होगा। अब बोला गया इसके बीच जो कूलम बल लग रहा है, कूलम बल यहाँ पे लिखा है कूलम बल क्या होगा, यानी एफ का बारे में बताना है। तो आपको पता होगा ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है, तो प्लस माइनस में क्या होता है आकर्षण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर इधर अंदर की ओर एक बल लगेगा। तो इसी बल के बारे में पूछा, इसी बल को हम लोग बोलते हैं कूलम बल। हालांकि यहाँ पर कूलम बल अभिकेंद्र बल का कार्य करता है, इस एफ के बारे में बताना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए बल जो दिया वेक्टर फॉर्म में दिया, किस फॉर्म में दिया वेक्टर फॉर्म में, तो फिलहाल बताइए इस बल का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम लोग पढ़े एफ बराबर होता है के Q1 Q2, इसका चार्ज है ई, इसका भी चार्ज है ई, तो ई इंटू ई क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, अब बटा में दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या है आर, लिख देंगे आर स्क्वायर, ले देंगे यहाँ पर आर स्क्वायर, परंतु हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब बताइए यहाँ से इसकी स्थिति इधर है, इधर है, इधर, देखिए इसको हम लिख सकते हैं सर वेक्टर आर, इसे कर सकते हैं वेक्टर आर, तो वेक्टर आर इधर है और बल इधर, यानी बल की दिशा वेक्टर आर के विपरीत है, यानी जब यहाँ पर वेक्टर लिखेंगे वेक्टर, तो यहाँ लिखाएंगे आर के प्लेन क्या लगेंगे माइनस, क्या लगेंगे माइनस लगेंगे। ओके, बट हम यहाँ देख रहे हैं आर के नहीं दिया वेक्टर आर दिया है, तब लोग पढ़ेंगे वो लोग, तो लिख सकते हैं माइनस के ई स्क्वायर बटा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, यानी लिख सकते हैं वेक्टर आर अब बटा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आर ही ना होता है, आर स्क्वायर है, एगो इसका मैग्नीट्यूड बटा में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी इस तरह से लिख देंगे। अभी कितना है तो माइनस के ई स्क्वायर, अब इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ आर, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा आर क्यू, और यहाँ कितना दिया है, यहाँ पे वेक्टर आर है तो वेक्टर आर, तो किस ऑप्शन में ऐसा दिया है वेक्टर एफ बराबर ये कहाँ दिया देखिए, तो माइनस के ई स्क्वायर बाई आर क्यू, माइनस के ई स्क्वायर बाई आर क्यू वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ये तरह पूरा प्रोसीजर, बट परीक्षा में जब आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आएगा ना तो थोड़ा सा आसान होता है। क्यों आसान होता है, आप बहुत सारे ऑप्शन इसी तरह एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट करके भी बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। बोलिए कैसे, अब ई इंटू ई स्क्वायर होगा तो इसमें ई स्क्वायर है, ठीक है, और एक और बात हम जानते हैं कि यहाँ पर बॉल की दिशा इसका उल्टा होगा, तो उल्टा होगा यानी माइनस में आएगा, तो ये दिया है प्लस में ये नहीं होगा, ये भी दिया है प्लस में ये नहीं होगा, तो ये दुगु में कौन होगा, दुगु में कौन सा होगा, तो यहाँ पर दिया ई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर दिया ई, तो क्या कभी ई क्यू होगा नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए होगा। तो आप ऐसे भी इसे क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। चलिए अब चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है। ओके, यदि उनके मध्य आकर्षण बल एफ है, यदि आवेशों के परिमाण आधे कर दिया जाए और इनके मध्य की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो इनके मध्य नया बल क्या होगा। तो जब भी कोई 2 गुना 3 गुना आधा करने की बात है तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको बनाना नहीं आता है तो एक वीडियो लेक्चर बनाया गया था जिसका नाम था हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल का जो वीडियो लेक्चर उसको देखने के बाद इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि कोई भी न्यूमेरिकल आएगा ना तो बनाने में कोई समस्या नहीं होगा, तो उसमें बताया गया है किस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और आजकल के एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं आप समझ सकते हैं, यानी पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत है। ठीक है, चल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है समान परिमाण के दो आवेश के बीच की दूरी r है, उनके बीच का बल F है। अब इसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है तो बोल रहा है बल क्या हो जाएगा। तब हम जानते हैं F का फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब सवाल में देखते हैं क्या क्या बदलाव किया जा रहा है। इसमें बोला क्या है आवेशों के परिमाण आधे कर दिए जाए। आवेशों के यानी दोनों आवेश का बात कर रहे हैं, यानी इसको आधा करना था यानी 1/2 गुना करना, इसको भी आधा यानी 1/2 गुना करना। ओके, ये पूरा में बटा है तो बटा दे दिए, बटा दे दिए। अब इसमें क्या दिया है मध्य की दूरी 2 गुनी कर दीजिए। अच्छा, यानी इसको 2 गुना करने में करते हैं, 2 करेंगे यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, ये बटा में इसको 1 मान सकते हैं, 1 एकम 1 और नीचे 4 चौका 16, तो 1/16 गुना। इसका माने क्या होगा आवेशों के बीच का जो बल होगा कितना हो जाएगा 1/16 गुना। तो पहले कितना था, पहले बल था F, अब F का 1/16 गुना क्या हो जाएगा F/16 कहीं दिया है। ऑप्शन नंबर डी तक टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करो। ओके, चलिए 13 क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा गया ABC एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक शीर्ष पर प्लस Q आवेश रखा गया है, बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ओके, बिंदु O यानी यहाँ पर। अब देखिए जो पॉइंट है ये सभी जो है दूरी क्या है समान है, दूरी समान है, सब आवेश भी सेम है और सब आधार भी सेम है, तो नहीं सभी कोण क्या होंगे एक समान होंगे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर निकालना क्या है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बाहर की ओर होगा,
इसका इसके कारण किधर होगा, इधर बाहर की ओर होगा, इसके कारण इधर बाहर की ओर होगा। अब बताइए ये सभी कोण जब बराबर है, प्रत्येक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण क्या होगा, बराबर होंगे, और सभी का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टी करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टी करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे, यानी दूरी यानी आर, आर का मान कर दिया है 2 सेंटीमीटर। अब इसे डी भी लिख सकते हैं। इसके बाद से बोला 10 वोल्ट का विद्युत विभवांतर दोनों प्लेट के बीच लगाया गया, यानी V का मान कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। तो बोला गया है विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अच्छा यानी E का मान क्या होगा। इसका उनका मान लीजिए 2 प्लेट है, अब इनके बीच की दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। अब इसके बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है, विभवांतर माने क्या होगा, यदि मान लेते हैं ये 12 वोल्ट पर है तो 22 वोल्ट पर होगा, तब है ना 22 में से 12 10 आएगा, यानी 10 वोल्ट का विभवांतर। मान लीजिए 0 वोल्ट है तो कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, तब ना होगा, यानी यहाँ से यहाँ पर चलने में विभव में अंतर कितना आएगा, तो अंतर आएगा 10 वोल्ट, हमको ई निकालना है। तब लोग ई और वी में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, तो पढ़ेंगे लोग ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर। तो जब हमको ई का मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, इसका क्या वी में परिवर्तन बटा आर में परिवर्तन, सिंबल से करते हैं। अब इस क्वेश्चन में वी में कितना बदला हुआ है, 10 वोल्ट, आर में कितना बदला हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर। अब देखिए वोल्ट तो ऐसा ही मात्रा है, परंतु 2 सेंटीमीटर ऐसा ही मात्रा नहीं ना है, इसका हम ऐसा ही मात्रा में चेंज करेंगे। चलिए चेंज करते हैं, तो कितना आएगा, सेंटीमीटर को मीटर में किसे बोलते हैं, 100 से भाग करते हैं, 2/100, 2/100 यानी कितना गया यहाँ पर, एक मिनट सेंटीमीटर दिया, ओके तो कितना जाएगा यहाँ पर 0.02, 0.02, तो कितना दिए 10 बटा डी आर, डी आर का मान कितना है, एक हम इसी को रख देते हैं 2/100, लिख देंगे 2/100। ओके, तो फिर देखिए डीवी का मान दिया 10 तो 10, डी आर का मान है 2/100 तो 2/100। अब इस 100 को ऊपर कर देंगे, 100 को ऊपर तो कितना जाएगा यहाँ पर 1000 बटा 2 है तो ये कितना गया 500, कितना गया 500, तो 500 न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1840 गुना भारी है, जब इसे 1 किलो वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है इसी गतिज ऊर्जा होगी। ओके, बता दें कोई भी आवेशित कण है जो उसे भी विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसका ऊर्जा कितना होता है, तो उसका ऊर्जा का मान होता है Q इंटू वी, Q इंटू वी, ये क्या है उसकी ऊर्जा। अब यही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, Q इंटू वी हो जाएगा। अब ये कहाँ से फॉर्मूला है, तब इसे निकाल सकते हैं। तो हम पढ़े विभवांतर इक्वल टू क्या होता है, तो V इक्वल होता है W/Q, W/Q, और हम जानते हैं जितना कार्य उतना ही ऊर्जा होगा। इस W को हम कैसे लिख सकते हैं, E से लिख सकते हैं, E बराबर क्या होगा Q इंटू वी, यहाँ Q इंटू वी, यानी जब भी किसी आवेशित कण को V विभवांतर से त्वरित करे तो उसकी ऊर्जा का फॉर्मूला Q इंटू वी। ओके, अब देखिए सवाल में क्या दिया गया है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से इतना गुना भारी, जब इसे मान क्या हो, प्रोटॉन को किसको त्वरित करने की बात हो रही है, प्रोटॉन को त्वरित करने की बात हो रही है। तो कोई भी आवेशित कण जब हम V विभवांतर त्वरित करें ना, तो उस समय उसकी जो ऊर्जा होगी विभवांतर पर और आवेश पर डिपेंड करती है, उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती। तो चलिए प्रोटॉन का निकालना है, तो बताइए प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश उतना ही प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन का आवेश होता है E, तो E लिख दिए। अब V का मान देखिए, तो V का मान दिया यहाँ पर 1 किलो वोल्ट विभवांतर, तो 1 किलो वोल्ट। अब देखिए चूंकि सभी ऑप्शन में किलो के टर्म में दिया है आंसर, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको इसी तरह रखेंगे। तो E इंटू यहाँ पर क्या गया 1 किलो वोल्ट, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कह सकते हैं 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो सी क्या टिक कर देंगे, सी टिक कर। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक चालक गोले की त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर है, Q बराबर 16 माइक्रो कूलम है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। अब ये कोई चालक गोला है, इसको कुछ आवेश दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है, केंद्र पर बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हम जानते हैं चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी ये सब डेटा की कोई जरूरत नहीं है। ओके, कितना हो चालक आवेश दे दे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, तो 0 टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक संधारित्र की क्षमता 4 × 10⁻⁻6 फैराड है। अब ये फैराड दिया ना, फैराड, तो फैराड किसका मात्रक होता है, धारिता का मात्रक होता है, यानी धारिता ही है, क्या है, धारिता है। तो संधारित्र की धारिता कितना दिया है, तो सी का मान दिया है 4 × 10⁻⁻6 फैराड। ओके, सवाल से बोल रहा है इसका विभव 100 वोल्ट, अच्छा यानी इसका V का मान दिया है 100 वोल्ट, तो जब विभव है तो कुछ न कुछ आवेश होगा, फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसे पूर्ण रूप से अनावेशित करने पर व्यय ऊर्जा क्या होगा। अब इसका पूरा आवेश हमें खत्म करना है, तो कितना एनर्जी व्यय होगा, ना वो डेल्टा U का मान निकालना है, ऊर्जा व्यय कितना होगा, ऊर्जा व्यय कितना होगा। अब बताइए जब इस पर इसको 100 वोल्ट है और इसको पूरा अनावेशित करना है तो कितना ऊर्जा व्यय होगा, तो सीधी सी बात है ऊर्जा व्यय निकालना, डेल्टा U निकालना, डेल्टा U क्या होगा, पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा,
तो पहले की ऊर्जा कितना होगी तो हम जानते, अब बताइए जब पूरा अनावेशित कर देंगे तब एनर्जी कितना जीरो हो जाएगा। तो ये तो पता है U2 का मान जीरो, तो हमको U1 का मान निकालना है ना, कैसे निकालेंगे, तो 1/2 हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, हाफ CV²। क्या होता है, हाफ CV²। मान से U2 का मान होगा जीरो, क्यों जीरो होगा इसमें, अब मान लीजिए यहाँ पे सवाल रहता है 100 वोल्ट से 50 वोल्ट तक लाना है, तब U2 का भी कुछ ना कुछ मान होता है, बट यहाँ बोल दिया कि पूरा अनावेशित कर देना, अनावेशित क्या होगा, पूरा आवेश खत्म कर देना है, तो यहाँ पे जीरो ले ली। अब इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, देखिए कितना है 1/2 सी का मान कितना दिया है 4 × 10⁻⁻6 इंटू V², तो V का मान दिया 100, स्क्वायर है तो क्या होगा 100 × 100। ओके, सॉल्व कर दे कितना है 2 × 4 तो 2 आ गया गुणे, अब देखिए -6 यहाँ 10⁻4 इसलिए 10⁻4, तो 10⁻6 इंटू 10⁻4 ये कितना जाएगा 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², इसका मात्रक जूल पे लिख लीजिए। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में पॉइंट में दिया है, तो इसको पॉइंट बदल देते हैं, इसको हमेशा लिख सकते हैं 2/10⁻², तो 10⁻² माने 100 होता है, तो 100 माने क्या होगा 0.02, 0.02 जूल कहीं दिया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे, 80 कर देंगे, ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ओके, चलिए तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, एक मिनट, ठीक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है, यदि उनके प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता का मान क्या होगा। फिर वही आ गया 2 गुना, आधा, 3 गुना, ये सब करने वाला सवाल आ गया। देखते हैं तो क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता क्या होगा। बताइए संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर होता है A∈0/d, A∈0/d, जहाँ ए क्या है, तो ए है संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन क्या है, तो उस प्लेटों के बीच जो माध्यम है, तो माध्यम कुछ नहीं तो निर्वात मान लेते हैं, क्या मानते हैं निर्वात, तो निर्वात की विद्युतशीलता है, यदि कोई माध्यम आएगा तो कुछ नहीं करना है, एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि बात हम लोग सीख चुके हैं। ओके, और डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तब सवाल में क्या बोला गया है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दे, यानी इसको आधा करने की बात कर रहे हैं, तो ये बटा के नीचे तो बटा के नीचे लिखेंगे, ऊपर कुछ नहीं करना तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको करना है आधा यानी 1/2, ये 2 ऊपर आ गया 2 यानी 2 गुना क्या हो जाएगा 2 गुना, तो धारिता कितना गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। पहले धारिता था सी, अब सी का 2 गुना क्या होगा 2c, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है चित्र में ए और बी के बीच परिणामी धारिता, यानी आपको ए और बी के बीच परिणामी धारिता निकालना। बताइए जब रिजल्ट निकाला, बताइए ये वाला और ये वाला किस क्रम में है, तो एक ही तार में है ना, तो श्रेणी क्रम में, किसमें है श्रेणी क्रम में, तो 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है, तो इसका समतुल्य धारिता कितना आएगा 1 माइक्रोफैराड, कितना आएगा 1, ये वाला हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। अब भाई दोनों मिलकर हो गया 1, अब इसके नीचे पहले से कितना दिया है 1 माइक्रोफैराड दिया, ये आ गया 1 माइक्रोफैराड, ये वाला पॉइंट दिया है यहाँ पर ए और ये वाला पॉइंट दिया है बी। अब एक और एक किसमें है समांतर में आ गया, तो समांतर में एक और एक मिल कितना हो जाए 2, तो 2 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर क्या हो बी, तो बी टिक कर दो। ओके, अब ये दोनों मिलकर एक कैसा आया तब पढ़ेंगे लोग, श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या था 1/c = 1/c1 + 1/c2, तो यहाँ 1/c1 का भी मान दिया है 2, c2 का भी मान दिया है 2, सॉल्व करके कितना आएगा यहाँ पर, तो 1/c = 1/, ये दोनों से हम लिख सकते हैं 2/2 करके आ गया 1, तो 1/c का मान 1, तो c का भी मान आ गया 1, तब ऐसे निकाल सकते हैं, या इसका शॉर्टकट ट्रिक भी पढ़ेंगे लोग। जब समान धारिता वाले n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य धारिता कितना होता है c/n, तो c में इसमें c का मान कितना दिया है, प्रत्येक धारिता दिया है 2, तो 2, अब बटा n कितना संधारित्र जोड़ा गया 2, तो बटा में 2 करके आइए, अब जैसे चाहे उसे बना सकते हैं। ओके, चलिए 13 है क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों को v वेग से एक दूसरे से अलग हटाते हैं, यदि किसी क्षण प्लेटों के मध्य की दूरी d हो तो उनकी धारिता के समय के साथ परिवर्तन की दर का परिमाण दूरी d के साथ किस प्रकार से निर्भर करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान देंगे। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र मानते हैं, संधारित्र है, अब आप बताइए जो संधारित्र की धारिता होती है, तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पढ़े लो सी का फॉर्मूला क्या पढ़े लो A∈0/d, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। सी बराबर क्या होता है A∈0/d, तो इसका मान क्या होगा, जो धारिता होता है दूरी पर भी डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर भी, इस पर भी। अब सवाल में क्या बोला गया है, प्लेटों को v वेग से एक दूसरे को अलग करना है, तो इसको हटाइए नहीं तो इसको हटाइए, इन दोनों के बीच अलग होने का अपेक्षित भी क्या होना चाहिए, v होना चाहिए। चलिए मान लेते हम इसको v वेग से गति कराएं, तो जब इसको बताइए इधर v वेग से हटाएं, जब इसको गति करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, दूरी चेंज हो रहा है, तो दूरी चेंज होगा तो क्या होगा, धारिता भी तो चेंज होगा, सी भी चेंज होगा, दूरी के बदलने से सी बदलता है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि v वेग से एक मिनट किसी क्षण प्लेटों के मध्य के बीच दूरी, अब मान लीजिए किसी खास समय के बीच की दूरी कितना है d है, हालांकि दूरी क्या हो रहा है, बदल रहा है, दूरी क्या हो रहा है, बदल रहा है, ध्यान देखिए यहाँ पर ये जो दूरी को हमने d मान लिया, किसी खास समय की दूरी कितना है d है, इस d का मान बदल रहा है, इसको कितना वेग से इधर ले जा रहे हैं v वेग से, तो v क्या है वेग है। ओके, और जब v वेग से ले चले तो किसी खास समय पर
खास समय को हमने टी मान लिया, क्या मान लिया, टी मान लिया। तो बताइए दूरी का मान कितना है, दूरी का मान, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, तो चाल है भी, समय है टी, तो हो जाएगा वी टी, क्या हो जाएगा वी टी। ओके, अब इसमें क्या दिया है, तो धारिता के समय के साथ परिवर्तन की दर क्या होगा। अब बताइए हमको निकालना है, सीधे सीधे जो निकालना से बैठते हैं, हमको निकालना है धारिता के समय के साथ परिवर्तन की दर, हमको निकालना है डीसी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी। इसमें क्या पढ़ेंगे, धारिता में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, यानी समय के साथ। तो डी बटा डी टी, अब सी, तो सी का मान कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी टी, लिख देंगे ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। अब सवाल में वेग दिया है, तो क्या इसको हमेशा लिख सकते हैं, तो ऐसे भी देखिए यहाँ पर बटा में डी टी है ना टी, तो इसमें टी वाला टर्म है, टी के रिस्पेक्ट में जब हमको डिफरेंशिएट करना है, इसमें कोई कोई टी है, देखिए तो टी नहीं है तो हमको इसमें टी लाना पड़ेगा, कैसे आएगा, इसलिए लिख सकते हैं डी बटा डी टी ए एप्सिलॉन नॉट, बट इस डी को क्या लिखेंगे, डी को, तो डी को लिख सकते हैं वी इंटू टी, कैसे, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय, तो होगा वी इंटू टी। अब बताइए इनमें कौन कौन कौन, जब डिफरेंशिएट करना है इसे डेरिवेटिव निकालना तो क्या करेंगे, नियतांक को बाहर कर देंगे, तो क्या इसको कितना हो आगे ले जाए पीछे ले जाए, कैसे प्लेट का क्षेत्रफल बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो एक कांस्टेंट है बाहर, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और सवाल में बोला गया है एक समान वेग से, देखिए तो भी वेग से, अब इसमें भी बदलने की तो बात नहीं किया ना, तो भी तो हमेशा एक समान है, तो भी कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, भी बाहर, तो कितना बचेगा, डी बटा डी टी, यहाँ बचेगा 1/t, 1/t, तो क्या गया यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट बटा भी, अब 1/x का डेरिवेटिव आप लोग पढ़े होंगे लोग, -1/x², नहीं पढ़े हैं तो u बटा v का फॉर्मूला बना सकते हैं, चाहे t के पावर -1 करके बना सकते हैं, ठीक है, तो 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/t², लिखिए -1/t²। ओके, अब देखिए ये क्या गया, धारिता में परिवर्तन का दर। अब देखिए माइनस में क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि ये जब क्या बोलते हैं दूरी बढ़ेगा ना, दूरी तो धारिता क्या होगा, घटेगा, तो दूरी में जब वृद्धि होता है तो धारिता में कमी आता है, इसलिए यहाँ पर माइनस, माइनस चिन्ह फिर भी बता रहा है ना कि धारिता में परिवर्तन की दर क्या है, मतलब घट रही है, धारिता क्या हो रही है, समय के साथ घट रही है। ओके, चलिए समझ सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अब बटा भी, यहाँ टी² है तो टी², बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डी के रूप में हम बताना है, डी के रूप में, यानी फिर इस टी को हटाना होगा, तो इसका लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बटा वी है तो भी, अब टी का मान क्या लिख लीजिए, तो टी को हम लिख सकते हैं डी बटा वी, क्या लिख सकते हैं डी बटा वी, तो डी बटा वी यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटा में भी है तो भी यहाँ डी², अब बटा में v², तो v से स्क्वायर कैंसिल, v ऊपर आएगा, तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट v बटा डी, ये आ गया फाइनल फॉर्मूला, डी² है तो डी², तो यहाँ पर डी²। तो इसका मतलब क्या होगा, धारिता में परिवर्तन की दर क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट v बटा डी², ये माइनस है तो आप माइनस उतार से चलेंगे, माइनस चिन्ह सिर्फ ये बता रहा है कि धारिता में ह्रास होगा, क्या होगा, धारिता में क्या होगा, ह्रास यानी कमी आएगा। अब बताइए कैसे डिपेंड कर रहा है, डी² के व्युत्क्रम अनुपाती है, तो कौन ऑप्शन दिया, देखिए तो डी² के व्युत्क्रम अनुपाती, एक मिनट, यानी 1/d² ऑप्शन नंबर बी में दिया है, कटिंग करेंगे ऑप्शन नंबर बी करेंगे, कटिंग करेंगे ऑप्शन नंबर बी करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, इसको मिटा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, xy तल में किसी बिंदु xy पर विद्युतीय विभव v बराबर दिया है -kxy। इसका सवाल पता है जनरली जेईई मेंस में और नीट में आते रहता है। ओके, सवाल देखने का दिया, xy तल में किसी बिंदु किसी xy पर विद्युतीय विभव यानी v का मान कितना दिया है -kxy द्वारा दिया गया है, मूल बिंदु से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निम्न में से किस रूप में परिवर्तित होगी, यानी सीधी सी बात है ना, आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, जब तीव्रता निकालना है तभी ना फॉर्मूला बना, सभी को फॉर्मूला बना था, dc/dt निकाले थे, तभी ना हम बता पाएंगे डी पर कैसे डिपेंड कर रहा है, उस तरह आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे ना तभी बता पाएंगे आर पर कैसे डिपेंड कर रहा है। ओके, चलिए चेक करते हैं, तो v का मान इतना दिया है, हमें किसका मान निकालना है, तो हमें निकालना है e का मान, कितना दूरी पर, मूल बिंदु से r दूरी पर, मूल बिंदु से r दूरी पर। इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं, कितना तरीके बना सकते हैं, दो तरीके से, एक तो पढ़े तो e इक्वल होता है -dv/dr, उस फॉर्मूला का उपयोग से बना सकते हैं, चाहे एक और तरीके से बना सकते हैं। अब xy वाला कैसे बनाते हैं, चलिए दोनों तरीके मेंशन करते हैं, ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर e हमको निकालना था, डिग्री बताइए, e का फॉर्मूला क्या होता है -dv/dr, आ गया -dv/dr। अब माइनस इसमें क्या दिया है, दूरी rn दिया है, r, ठीक है, तो -d अब बटा dr, v का मान कितना दिया है, तो v का मान दिया है -kxy, लीजिए -kxy, तो -kx आ गया। अब माइनस को बाहर करते तो माइनस माइनस प्लस हो, यानी d बटा dr कितना आएगा kxy, तो k तो नियतांक है, बाहर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर r है परंतु यहाँ पर x और y है, तो यदि यहाँ जब r के रिस्पेक्ट में करना है ना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये क्या होगा dr,
जब हम यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करना है, आर के रिस्पेक्ट में करना है, तो यानी है जो टर्म है जिसमें क्या होना चाहिए, आर दिखाई देना चाहिए। कैसे कहीं आर दिखाई दे रहा नहीं दे रहा ना, तो हम कहीं से आर लाएंगे, तो कैसे लाएंगे ध्यान दें। अब बताइए एक्सवाई प्लेन के बाद क्या है, तो चलिए मानते हैं एक्सवाई प्लेन है, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश। इसमें किसी कोई खास पॉइंट ले लेते हैं, एक्स कोई मान लेते हैं यहाँ पर है एक्स का वाई, ये एक्स होगा तो इधर क्या होगा वाई होगा, इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। ये दूरी कितना मानते हैं आर, कितनी दूरी मानते हैं आर, तो हमको यहाँ पर भी दिया है कितना, तो भी का मान दिया है एक्स का वाई पर कितना दिया है, तो भी का मान दिया है माइनस के एक्स वाई, तो यहाँ पर भी दिया है, आपको ई निकालना है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये जो आर दूरी पर है यहाँ पर, कुछ कोण होगा, कोण, इस कोण को मानते हैं थीटा, कोण क्या मानते हैं थीटा। अब ये जो एक्स का वाई की पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है, इस पोजीशन के लिए थीटा का मान फिक्स है, थीटा का मान क्या होगा, फिक्स होगा। चलिए अब बताइए ये दिया आर, और ये क्या है, तो ये वाला दूरी होगा यहाँ से एक्स होगा, और ये वाला दूरी क्या होगा, ये एक्स का वाई है, तो एक्स का वाई कैसे होगा, ये वाला दूरी वाई होगा तभी ना होगा, ये दूरी आ गया वाई, तो ये दूरी एक्स है, ये दूरी वाई, तो इस आर को इधर तोड़े तो एक्स का मान कितना आएगा, तो एक्स का मान आएगा आर कोस थीटा, और इस आर को इधर तोड़े तो कितना आएगा वाई का मान, तो वाई का मान आएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अब यहाँ पुट करेंगे तो चलिए के तो बाहर कर दें, बाहर कर दें, डी बटा डी आर, एक्स का मान कितना आ गया आर कोस थीटा, लिख देंगे आर कोस थीटा, वाई का मान आर साइन थीटा, लिख देंगे आर साइन थीटा, तो कितना गया यहाँ पर। अब बताइए इसमें cos थीटा साइन थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ थीटा का मान चेंज नहीं होगा, तो इसको बाहर कर देते हैं, कितना गया के साइन cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ कितना गया डी बटा डी आर, और यहाँ गया आर इंटू आर, आर स्क्वायर, क्या गया आर स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे आंसर कितना गया यहाँ पर, कि इसी चाहे तो आप लिख सकते हैं cos इंटू साइन क्या होगा साइन 2 थीटा बाई 2, तब यहाँ लिख सकते हैं, चाहिए इसी तरह देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये कितना है डी बाई डी आर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर 2 पहले आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2r, कितना जाएगा यहाँ पर 2r, ओके, माइनस डी बी बाई डी आर, डन, सही है। अब बताइए ये जो फॉर्मूला आ गया किसका आ गया, ई क्या आ गया, ई का, तो ई का फॉर्मूला क्या आ गया माइनस के साइन थीटा कोस थीटा इंटू 2r, तो ये जो ई है आर पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो आर के समानुपाती है, कौन ऑप्शन में दे देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, ओके। तो एक तरीका ये रहा, एक तरीका और है, बट वो तरीका कब समझ में आएगा, जब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है, क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव इन डेल्टा डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, ये सब आपको निकालने आता हो तभी जगह बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलिए बताते हैं, और आपको बता दें जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये क्या होता है, जो आप लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन पढ़े हैं लोग, उसके तुलना में आसानी होता है, उसके तुलना में क्या होता है आसान होता है। इसमें क्या किया जाता है, तो जब भी 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के रूप में कोई फंक्शन दिया रहता है ना, उस फंक्शन को किसी एक फंक्शन के रूप में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है, तो उसमें बाकी जितने भी वेरिएबल होते हैं उस सभी वेरिएबल कांस्टेंट के रूप में टेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज एक फंक्शन दिया है एक्स वाई जेड के रूप में दिया है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, लिखा गया है v बराबर एक्स वाई जेड, ओके, और आपको क्या निकालना है डी वी बाई डी एक्स निकालना है। तो ये तो हम लोग पढ़े हैं लोग 12th क्लास में, परंतु मान लीजिए कोई बोले कि आपको निकालना है डेल वी बाई डेल एक्स, इसका क्या हुआ v का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन, तो डेल वी बाई डेल एक्स, और ये v का मान कर रखेंगे एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब हुआ ना एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाला वेरिएबल की तरह काम करेगा, बाकी सब कांस्टेंट की तरफ काम करेगा, हम बाहर कर देंगे, तो वाई जेड बाहर हो जाएगा, और एक का डेरिवेटिव 1 तो 1 लिख देंगे, ओके आंसर, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का इसको भी बना सकते हैं, कैसे, तो चलिए बता रहे ध्यान देंगे। अब देखिए इसमें v का मान दिया है, आपको ई का मान निकालना है, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो खाली एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे, जेड की बात नहीं करेंगे, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो एक्स में तो लिख देंगे आई के यहाँ पर वेक्टर रूप में क्या लिखा हम जानते हैं, ई क्या होता है वेक्टर होता है, प्लस वाई की दिशा में क्या होगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, इसी तरह जेड वाला में क्या होता है माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा यहाँ पर, तो माइनस डेल या डेल एक्स या भी का मान का लिखेंगे, तो भी का मान कितना दिया देखिए, तो भी का मान सॉल्व में दिया है माइनस के एक्स वाई, लिख देंगे माइनस के एक्स वाई प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना गया डेल बटा डेल वाई, यहाँ आई कैप रहेगा, तो आई कैप भी का मान क्या लिखेंगे, तो भी का मान दिया है माइनस के एक्स वाई, तो लिख देंगे माइनस के एक्स वाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, तो x का होगा बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, तो x का डेरिवेटिव होना के वाई तो के रहेगा, तो क्या हो जाएगा बोला माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा k और y कांस्टेंट तो बाहर कर दिए, क्यों कांस्टेंट तो हम बता भी दिए हैं कि कोई भी वेरिएबल होगा x के रिस्पेक्ट में करना है तो बाकी सभी वेरिएबल नियतांक की तरह काम करेगा, तो क्या हो गया k और y बाहर निकल गया, खाली x बचा, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 तो 1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस,
यहाँ भी क्या होगा के, यहाँ पर के और एक्स बाहर होगा, वाई के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो के और एक्स बाहर और वाई का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आई कैप और यहाँ लिखेंगे जे कैप। तो यह गया वेक्टर ई का मान कितना गया के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप। यहाँ वेक्टर ई का मान है के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप। और वेक्टर ई आ गया, हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे पता है, परिमाण निकालना है। क्या निकालना है, परिमाण। तो इसका परिमाण क्या होगा, तो हम लोग पढ़े लो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट। इसमें एक्स कंपोनेंट कितना है के वाई, तो के वाई के स्क्वायर। ये कितना है के एक्स, तो के एक्स का स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ पर के स्क्वायर, यहाँ भी आएगा के स्क्वायर कॉमन लेना है, यहाँ आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट है तो रूट। अब आप ही बताइए के स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा। तो हमको मान लेते हैं यहाँ पर आर दूरी पर निकालना है, ये वाला है एक्स और ये वाला है वाई। तो आर का मान क्या आएगा, तो आर का मान आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर का वर्गमूल के, आर स्क्वायर का आर। तो इसका मान क्या होगा आर पर डिपेंड कर रहा है। देखिए कैसे समानुपाती, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टी करके। तब इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए, ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। ओके, यानी रो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। तो रो का मान दिया है 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, बोले 10 सेंटीमीटर लंबाई की मैग्नीन के एक घन का प्रतिरोध ज्ञात करना है। घन, तो घन बोले मानिए कोई घन बनाते हैं, घन ऐसा होता है, इसका लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर, ये वाला होगा 10, ये भी 10, ये भी 10, पूरा साइड क्या होगा 10 10 सेंटीमीटर होगा। लंबाई को मान लेते हैं एल, ये भी क्या होगा एल, ये भी होगा एल। इसमें एल का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। इसमें क्या बोला गया है प्रतिरोध क्या होगा। अब इसका प्रतिरोध निकालना है, तो बताइए इसको किसी भी तरह जोड़े, मान लीजिए इस तरह जोड़े चाहे इस तरह जोड़े, क्योंकि घन है तो चारों तरफ से इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा एक समान होगा। तो मान लीजिए इसको इस तरह जोड़ते हैं, जोड़ दिए। अब इसका वो निकालना है प्रतिरोध, क्या निकालना है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था आर बराबर रो एल बाई ए। इसमें रो का मान दिया, देखिए तो रो का मान दिया 50 × 10⁻⁸। अब इसमें को चाहिए एल, एल माने लंबाई, किसके अनुदिश, धारा इधर से बहता है उधर से देखते हैं, इधर से लंबाई कितना दिया है एल, एल का मान दिया 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ओम मीटर ऐसा ही मात्रक है, लेकिन सेंटीमीटर क्या है ऐसा ही मात्रक नहीं, तो सेंटीमीटर इसको क्या करेंगे मीटर में चेंज कर देंगे। कितना आएगा यहाँ पर जाएगा 10/100, इसलिए सकते हैं 1/10, निकल सकते हैं 1/10 मीटर। तो बताइए एल का मान कितना आ गया 1/10, यहाँ लिख देंगे 1/10, क्या लिख देंगे यहाँ पर 1/10। अब बटा में ए माने एरिया, कौन सा एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसमें ये वाला क्षेत्रफल किसा काम करेगा, ये वाला अनुप्रस्थ काट की तरफ बिहेव करेगा, ये वाला क्या होगा अनुप्रस्थ काट की तरफ। इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइए, तो ये वाला है एल, ये भी एल, तो एल इंटू एल क्या होगा एल स्क्वायर, ये वर्ग की तरफ काम करेगा ना, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा नहीं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा एल स्क्वायर होगा, लिख देंगे एल स्क्वायर। एरिया का मान क्या होगा यहाँ पर एल स्क्वायर होगा। तो एल स्क्वायर है, तो बताइए एल का मान कितना दिया है, तो एल का मान दिया 1/10, लिख देंगे 1/10 × 1/10। सॉल्व करते हैं तो ये 10 से 10 कैंसिल, ये 10 ऊपर आएगा, तो कितना गया 50 × 10⁻⁸ × 10, तो कितना आएगा यहाँ पर 5 × अभी 10⁻1 10⁻1 10⁻2 अब -8 -6, तो 10⁻6 ओम आंसर। तो 5 × 10⁻6 को दिया, देखिए तो 5 × 10⁻6 एक मिनट, लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 50 सब तो ठीक है। एक मिनट, 5 × 10 ये दिया 10⁻6, ये -5 -8, इसे सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, हालांकि आप इसको फिर से एक बार ट्राई कर लेंगे, सब वैल्यू यहाँ पर पुट किए हैं लोग। यहाँ पर कितना रहा 5 × 10, प्रोसीजर यही है सेम टू सेम। ओके, तो ये इस आंसर का आंसर क्या है, इसके सभी ऑप्शन क्या है गलत। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी तार को 30 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोधों में संबंध क्या होगा। तो सिंपल, ये तो डेक्लिफ फॉर्मूला है, हम लोग पढ़े थे लोग। किसी टी टैप पर मान लेते हैं प्रतिरोध दिया है आर टी, 0 डिग्री टैप पर दिया है आर नोड, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है आर टी बराबर आर नोड 1 + α t। इन ऑप्शन नंबर क्या हो ए टी कर, डेक्लिफ फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन दिया एक चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन दिया लंबाई बढ़ने पर, हम जानते हैं लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, विद्युत ताप बढ़ने पर भी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, और चालक का प्रतिरोध घटता है। बट यहाँ पर चालक दिया है तो ये भी सही है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने पर, जी बिल्कुल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का विद्युत अनुपाती होता है, तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो यानी तीनों जब सही है तो ऑप्शन डी क्या दिया, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी, क्या टी करेंगे ऑप्शन नंबर डी टी करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है किसी सेल के सिरों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। हम लोग ये जानते हैं लोग, किसी भी सेल में मान लीजिए कोई सेल है, इसे कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसे जो ईएमएफ होता है ना, ये सिरों के बीच विभवांतर से क्या होता है
अधिक होता है, यानी विभवांतर का मान ईएमएफ से कम होता है। सिर्फ आदर्श सेल में क्या होता है, ईएमएफ और विभवांतर बराबर होता है। इसमें बोला गया है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो सेल का ईएमएफ विभवांतर से अधिक होता है, यानी सेल का विभवांतर ईएमएफ से कम होता है, इन जनरल ये होता है। बट यहाँ पर बोल रहा है सिरों के मध्य जो विभवांतर है विद्युतवाहक बल से अधिक कब होगा। सामान्य तौर पर विभवांतर क्या होता है, विद्युतवाहक बल से कम होता है, बट यहाँ बोलेगा अधिक कब होगा, तो ऑप्शन ए दिया है, जब उससे विसर्जन होता है, बिल्कुल गलत। जब डिस्चार्ज होता है, काम करता है, तो काम करने के दौरान क्या होता है, विभवांतर का मान कम होता है, किससे, ईएमएफ से। परंतु इसमें बोला गया है कि अधिक कब होगा, खुला परिपथ में, तो खुला परिपथ में बराबर होता है, खुला परिपथ में क्या होता है, बराबर होता है, ये भी गलत। यहाँ दिया आवेशित करने में, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जब किसी सेल को हम चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, तो उस केस में उसके टर्मिनल जो वोल्टता होता है, वोल्टेज होता है ना, वो क्या होता है, उसका विद्युतवाहक बल से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक। क्यों अधिक होता है, उसको आवेशित करने के लिए कोई ना कोई स्रोत लगाएंगे ना, उस स्रोत के कारण जिसके सिरों बीच विभवांतर उत्पन्न होता है ना, उसको क्या करता है, अधिक करता है। हालांकि इसको और भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल याद कर लेंगे, आवेशित करने के समय सेल का विभवांतर उसके विद्युतवाहक बल से क्या होता है, अधिक होता है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एक टॉर्च में 1.45 वोल्ट एवं 0.15 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाले दो विद्युत सेल रखे गए। अच्छा, एक टॉर्च है, टॉर्च में दो सेल रखा गया, एक सेल से आंतरिक प्रतिरोध, फिर दूसरा सेल इसका आंतरिक प्रतिरोध, ऐसा कुछ रखा गया है। और हम जानते हैं सेल को ऐसे ही जोड़ते हैं, चाहे इसको उल्टा जोड़ने से क्या होगा, ईएमएफ को घटा देगा। चूंकि दोनों का ईएमएफ सेम है तो सीधे जीरो कर देगा, बट इसी तरह जोड़ते हैं। आप लोग टॉर्च में जब बैटरी पहले डालते होंगे, लोग पहले जब टॉर्च में बैटरी डाला जाता था, तो उस टॉर्च में जब हम बैटरी डालते थे तो कैसे डालते थे, ऐसे ही डालते थे, ऐसे एक टॉर्च होता था, ये है, तो फिर इसके पीछे ऐसे डाल देते, ठीक है, तो ही बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया, इसमें क्या बोला गया है, टॉर्च में 1.45 वोल्ट, तो ये दिया 1.45 वोल्ट, ये भी होगा 1.45 वोल्ट, 0.15 ओम, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.15 ओम, ये भी 0.15 ओम। दो विद्युत सेल रखे गए हैं, प्रत्येक सेल 1.5 ओम प्रतिरोध वाले लैंप के फिलामेंट, अब इसमें एक लैंप जोड़े हैं, एक विद्युत लैंप जोड़ते हैं, बल्ब जोड़ते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, तो कितना धारा प्रवाहित कराते हैं, इसमें बोला गया है कि एक प्रत्येक से, अच्छा 1.5 ओम प्रतिरोध दिया है, इसे प्रतिरोध दिया 1.5 ओम, तो 1.5 ओम, ध्यान देंगे। एक मिनट, देखिए इसका प्रतिरोध दिया 1.5 ओम, इसमें बोला गया है कि विद्युत प्रवाह का मान क्या होगा, इसमें धारा का मान क्या होगा, आई का मान निकालना सिंपल है। अब इस आई का मान निकालना, तो आई का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े लोग, V/R। ये धारा किसका है, पूरा परिपथ का है, तो विभवांतर भी हम किसका लेंगे, पूरा परिपथ का लेंगे, तो पूरा परिपथ का कितना होगा वोल्ट, 1.45 प्लस 1.45, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 0 8 3 1 4 7 8 9 1 1 2 3 2.9, कितना आएगा 2.9, ओके। अब बटा में आर मैंने प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कौन लेंगे, पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध लेंगे, तो यहाँ पर 0.15 0.15 1.5 तीनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में क्या करें, सब जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 0.15 कितना आएगा 15 30, 0.30 और ये कितना है 1.5, तो 1.5, तो कितना गया 0 5 3 8 1, यानी 1.8, देखिए 1.8 कितना गया 1.8, तो ऊपर आ गया, देखिए 2.9 बटा 1.8, ऐसा लिख सकते हैं। दशमलव का लोकेशन सेम है, तो दशमलव का काम करते हैं, लिख सकते हैं 29 बटा 18, इसी को भाग करें तो आंसर आ जाए, तो भाग करते हैं, कितना आएगा 18 भागे 29, कितना आएगा 18 कम 18, 9 में 60 गया 1, दशमलव देंगे, 1 मिनट, 2 में से गया 11 आएगा ना, 9 में 60 गया, चलिए यहाँ दशमलव देंगे 0 आ गया, 18 18 छक्के 108, लगभग 1.6 को ही दिया, तो 1.6, 1 मिनट। आंसर किस में आएगा, तो चूंकि सब ऐसा ही मात्रा में है, तो आंसर एम्पियर में, किस में आएगा, एम्पियर में। देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए दिया है 16 नैनो एम्पियर, गलत। बी दिया 1.6 नैनो एम्पियर, गलत। सी दिया 0.6 नैनो एम्पियर, गलत। डी दिया 2.6 एम्पियर, 1 मिनट, बट यहाँ पर है 1.6 एम्पियर, गुणा भाग सब सही लग रहा है। देखिए यहाँ पर यदि नैनो नहीं रहता, नैनो, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता, ऑप्शन नंबर बी सही होता, परंतु जब ये नैनो है तो ये चारों ऑप्शन क्या है, गलत है, ओके। तो ये चारों ऑप्शन क्या है, गलत। चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 20 नंबर, दिए, ये भी ऑप्शन गलत है, दिए गए परिपथ में भुजा CD में धारा क्या होगी, CD में धारा, यानी इसमें धारा का मान निकालना है। तो हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का लूप नियम, संधि नियम, सॉरी किरचॉफ का संधि नियम। तो इस संधि पर से ये जाने वाला धारा का मान क्या, आने वाला धारा का जोगफल के बराबर, सिंपल है। इधर धारा कितना रहा है I3, इधर धारा है I2, तो I2 प्लस I3 क्या हो जाएगा, यहाँ का धारा हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि CD में धारा क्या होगा, तो वो होगा I3 प्लस I2, को ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बीटी करेंगे I2 प्लस I3।
ओके, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया, किरचॉफ के प्रथम तथा द्वितीय नियम सिद्ध करते हैं। तो हम जानते हैं प्रथम नियम किस पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण पर। द्वितीय किस पर होता है? ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन ए दिया आवेश और ऊर्जा संरक्षण, धारा ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, एक 36 ओम प्रतिरोध के धारामापी को 4 ओम प्रतिरोध से शॉर्ट किया जाता है। ध्यान देंगे, अब धारामापी है, धारामापी माने क्या होगा? धारा मापने वाली एमीटर है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक एमीटर है, एक क्या है? एक एमीटर है। इसे प्रतिरोध कितना दिया? 36 ओम लिख देते हैं, 36 ओम। अब इसको 4 ओम प्रतिरोध के से शॉर्ट किया जाता है। शॉर्ट माने इसके समांतर क्रम क्या करते हैं? एक 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ते हैं, किया गया 4 ओम। इसमें बोला गया है कुल धारा का कितना प्रतिशत भाग धारामापी से प्रभावित होगा। अच्छा, जब इसको शॉर्ट नहीं किए थे तो जितना धारा इधर भेजते उतना धारा इधर से जाता। जैसे इसको शॉर्ट कर दिए तो मान लीजिए कुछ धारा भेजेंगे, मान लीजिए इसको 100, कितना एम्पियर धारा भेज रहे हैं? 100 एम्पियर। अब 100% कंफर्म है कुछ धारा इधर आएगा, कुछ धारा इधर आएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अब कितना परसेंट इससे जाएगा, हमको निकालना है। इस धारामापी से कितना परसेंट धारा जाएगा ये निकालना है। तो मान लीजिए 10 एम्पियर आएगा तो 10%, 20 एम्पियर आएगा तो 100 में 100 का मान लीजिए 20 आ गया तो 100 में 20 कितना परसेंट है? 20% है। तो बस ये जाने हमको इसमें धारा का मान निकालना है। ओके, चलिए तो अब देखिए काम करते हैं, इसमें धारा का मान निकालना है। इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। अब ये I1 का मान निकालना है ना, दो तरीका निकालने का। एक अनुपात वाला कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हैं, एक डायरेक्टली फॉर्मूला से। चलिए काम करते हैं, फॉर्मूला से निकालते हैं। अब देखिए सिंपल, हमको यहाँ का धारा निकालना है ना, जहाँ का धारा निकाल डायरेक्टली वहीं पे फिरते हैं। तो I का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। क्या होता है बाबू? V/R। अब देखिए हमको यहाँ का धारा निकालना है, I1 निकालना है ना, I1। तो जहाँ का धारा वहीं का प्रतिरोध, यहाँ का प्रतिरोध दिया 36, यहाँ तो लिख देंगे 36। क्या यहाँ का विभवांतर दिया है? नहीं दिया ना, यदि हम विभवांतर निकाल दे तो सवाल बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सवाल में विभवांतर दिया नहीं तो इसे खोज कर लेंगे। कहाँ से खोज कर लेंगे? तब देखिए पूरा सिस्टम का धारा दिया 100 एम्पियर। तो इस पूरा सिस्टम का जो विभवांतर होगा, तो जो विभवांतर इसका सिरे के बीच वही इसके सिरे के बीच होगा, तो पूरा सिस्टम का विभवांतर इसके सिरे के बीच विभवांतर के बराबर होगा। तो हमको निकालना V। तो V का फॉर्मूला पढ़ोगे लोग IR। क्या पढ़ोगे लोग? IR। पूरा सिस्टम में धारा का मान कितना दिया? 100। तो 100 जब पूरा सिस्टम का धारा ले रहे हैं तो पूरा सिस्टम का प्रतिरोध यानी समतुल्य प्रतिरोध लेंगे। इसे समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? तो जब समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 36/4। अब बटा 36 4 कितना होगा? 40। तो 40 ये आ गया 10 यानी 3.6 यानी कितना आ गया? 36/10। तो 36/10 0 0 कैंसिल कितना आ गया? 360। 360 वोल्ट है। इस V का मान क्या रखते हैं? 360। तो कितना गया? यहाँ पर 10 यानी 10 एम्पियर। कितना गया? 10 एम्पियर। अब इधर धारा जा रहा है 10 एम्पियर, तो 100 में जा रहा है 10, तो 100 में मान लेते हैं 10 जा रहा है, तो कितना परसेंट जा रहा है? 10%। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए तो ऐसा बना सकते हैं। एक अनुपात वाला तरीका क्या है? तो आप मान लेते हैं 100 एम्पियर धारा जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है आ जाएगा आपको निकालना है। तो ये है I1, ये है I2। तो ये जो है 100 एम्पियर धारा दो भाग में बटेगा। किसके अनुसार बटेगा? प्रतिरोध के अनुसार बटेगा। इसे हम लोग पढ़े लो I बराबर फॉर्मूला V/R। R का मान अधिक तो धारा का मान कम, R का मान अधिक तो धारा का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि दोनों में किसी पर स्क्वायर रूट नहीं है। यहाँ पावर 1 तो यहाँ भी पावर क्या है? 1 है। तब प्रतिरोध का अनुपात तो पता है ना कितना अनुपात में है? तो 4 और 36 का अनुपात कितना होगा? 1:9। यानी यदि 1 तो ये 9 होगा, 1:9। अब 100 है, आपको 1:9 में बांटना है। 1:9 में बांटना है, कैसे बांटेंगे? तो 1:9 में बांटना है। तो बताइए यदि ये 1 रहता है तो ये 9 रहता है, 1 + 9 कितना आएगा? 10। यदि मान लीजिए 2 रहता तो कितना आता? ये 18 होता, 18 2 कितना होता? 20। तो मान लीजिए 90 रहता तो कितना आता? सॉरी ये 1 10 रहता है, कितना आता? 90। तो 90 10 100। तो 1 और 9 1:9। तो मान लीजिए क्वेश्चन बन गया कि 100 को 1:9 में बांटना है, तो कैसे बनेगा? तो हम मान लेते हैं, मानेंगे पहला भाग x, दूसरा कितना होगा? 9x। ऐसा पढ़ेंगे भी होंगे। तो 9 रे कितना आएगा? 10x। तो 10x का मान आएगा 100, तो x का मान कितना आएगा? 10। यानी पहले का हिस्सा 10 तो दूसरा हिस्सा 10 9 90। तो 90। तो एक में जाएगा 10 एम्पियर, एक में जाएगा 90 एम्पियर। तो किस में 10 किस में 90 है? कैसे कंपेयर करेंगे? तो आप पढ़े लो, जिसमें प्रतिरोध का मान अधिक उसमें धारा का मान कम। तो किसमें प्रतिरोध अधिक है? इसमें कि इसमें? इसमें प्रतिरोध अधिक है तो धारा कम होगा। तो धारा कम तो 90 की 10 तो 10, इसलिए 10 आएगा। तो आप जैसे चाहिए उसे क्या कर सकते हैं? इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए तेरा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया बायो-सावर्ट नियम का गणितीय रूप क्या है? ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो आप पढ़े। तो dV = μ0/4π IDL sin थीटा। IDL sin थीटा बटा R²। जब उसको वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे लोग तो उसे पढ़े। देखिए तो देखिए बटा में R² चाहिए, तो यहाँ R³ है तो यानी यहाँ पर R होना चाहिए, तब ना R/R R³ होगा। R/R³ क्या आ जाएगा? R²। बटा में क्या आ जाएगा? R² आ जाएगा। चलिए ये तो यहाँ पर R/R³ यहाँ पे दिया, ये तो होगा नहीं, R/R पर ये भी नहीं होगा। क्यों? जब इसका हम यूनिट वेक्टर में बदलेंगे ना तो बटा में R के पावर 3 आएगा, बट हमें क्या चाहिए? R² चाहिए। देखिए तो यहाँ R क्यों है? यहाँ पर R है तो बटा के नीचे R² आएगा, ये ठीक है। कहीं बटा के नीचे R² ये भी ठीक है।
तो ये तो दो ऑप्शन नहीं चला गया। अब यही दो में कौन होगा तो पढ़े चलो म्यू नॉट बाई 4 पाई होना चाहिए। इसमें म्यू नॉट बाई 4 पाई है नहीं है ना, ये भी गया। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए तो 80 कर दो। ओके चलिए ये क्वेश्चन नंबर 23 रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं। 25 दिया एक कार्बन प्रतिरोध पर रंगीन पट्टियों का क्रम नीला, पीला, भूरा एवं सुनहरा है। इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व ना ऑब्जेक्टिव सॉल्व तो शुरू का जैसे ही को सॉल्व करें तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्या होगा। ठीक है और चलिए तो देखते हैं क्या होगा। तब लोग पढ़ेंगे लोग कार्बन प्रतिरोध कुछ ऐसा होता है। इसमें 4 धारियां होती हैं, 4 रंगीन धारियां होती है। पहली धारी क्या बताता है, अंक। दूसरी धारी में क्या बताता है, अंक। तीसरा क्या बताता है, गुणज। और लास्ट क्या बताता है, सह्यता। इसे लोग बोलते हैं टोलरेंस। क्या बोलते हैं, टोलरेंस। अलग अलग कलर के लिए क्या होता है, कोड अलग अलग होता है। कोड क्या होता है, अलग अलग होता है। कोड याद करने का ट्रिक पढ़ेंगे लोग। तो ट्रिक क्या पढ़ेंगे तो इंग्लिश में पढ़ेंगे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटिश वेरी गुड बॉय। ओके तो इंग्लिश में, बट इंग्लिश में एक दिक्कत पता है क्या होता है, शुरू में तो बीबी बॉयज कंफ्यूज रहते हैं कि पहिलका ब्राउन है कि ब्लैक है। यदि ये ब्लैक तो ब्राउन ब्राउन तो ब्लैक। तो हम आपको एकदम आसान ट्रिक बता रहे हैं, हिंदी में ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ट्रिक क्या है, का भूलना, अब इसे कर सकते हैं, का भूलाना, का भूलाना, पहनी वैधुस, पहनी वैधुस। सिंपल। यदि आप ये लाइन याद कर लेते तो आप आसानी से कोड याद कर सकते थे। यहाँ क्या लिखा गया है, का भूलाना पहनी वैधुस, का भूलाना पहनी वैधुस। तो का मतलब काला, भू मतलब भूरा, ला मतलब लाल, ना मतलब नारंगी, प मतलब पीला, ह मतलब हरा, नी मतलब नीला। फिर यह क्या है, बे, बे मतलब बैगनी, बे मतलब बैगनी। फिर क्या दिया यहाँ पर, धू, धू मतलब धूसर, इसे हम लोग गिरे बोलते हैं। फिर यहाँ दिया स मने सफेद, स मने सफेद। ओके चलिए अब आपको कोड याद होगा कि इसके लिए 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। ओके अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहला क्या है, नीला। अब बताइए नीला के लिए कोड क्या देगा, तो नीला, तो नीला के लिए 6, यानी पहले का 6 होगा, तो पहले का 6, इसमें 7 है, खत्म, 7 है खत्म, लो पूरा बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यानी ऑप्शन नंबर क्या, 80 कर दें, 80 कर दें। हालांकि इसमें दिखाई दे रहा है ना, आप इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पूरा क्या पढ़ने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। सबसे अधिक एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, ए है। बड़ी से पूरा सॉल्व करते हैं। पहला 6 आ गया, 6 लिख देंगे। फिर दिया पीला, देखिए इसमें पीला कहीं दिया, पीला, पीला के लिए दिया 4, तो लिख देंगे 4। अब यहाँ पे इनटू क्या, तीसरा धारी क्या होता है, गुणज होता है ना, गुणज। तो तीसरा क्या दिया है, नीला, पीला, भूरा। तो देखिए भूरा के लिए क्या है, भूरा के लिए 1, 1 माने क्या हुआ 10 के पावर 1। अब प्लस माइनस सहायता, सहायता क्या दिया है, तो दिया सुनहरा, सुनहरा माने गोल्ड, गोल्ड के लिए होता है 5%। कितना होता है, 5%। हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, अभी इतना ही सॉल्व करते हैं। कितना 64 गुणे 10 कितना है, 640, 640 यही ना है नजदीक। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ओके चलिए 13 है क्वेश्चन नंबर 25। अब 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर दिया है लेंस का नियम संबद्ध है। लेंस का नियम किससे संबंध है, ऑप्शन ए दिया है आवेश से, बी दिया है द्रव्यमान से, सी दिया ऊर्जा से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऊर्जा से। 100 परिवर्तकों का सही मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। ओके चलिए ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाँ लास्ट के 3 सवाल बचे हैं, ध्यान देंगे। 28 नंबर दिया है एल लंबाई की किसी छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में की दिशा के लंबवत भी चाल से गतिशील कराने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम क्या होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ेंगे बी एल भी। गतिक विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, बी एल भी। इसमें दिया बी वी एल, तो ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी टी कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ए, फेरों की संख्या एन, इसमें धारा का मान आई हो तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू नॉट एन आई बटा 2r। अब यहाँ त्रिज्या का मान दिया ए, तो जहाँ आर लिख देंगे ए। तो कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो 80 क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। अगला सवाल दिया डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन ए धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हम लोग पढ़ेंगे लोग, डायनेमो बोले या जनित्र बोले, इनका जो सिद्धांत होता है किस पर आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ओके तो इस प्रकार जो फिजिक्स का क्वेश्चन का जो आज फिजिक्स का टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस कर लिया गया। अब बहुत जल्द केमिस्ट्री का भी पेपर डिस्कस करके अपलोड किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।